यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब मूव करते हैं आज के टॉपिक की ओर। टॉपिक जो है कुछ ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे शुरुआत में जो आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोग को सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ भी कवर करने हैं और करंट इश्यूज़ भी कवर करने हैं, तो हम लोग पैरेलली लेके चलेंगे दोनों चीज़ों को, तो वो हो जाएगा आसानी से, ठीक है? तो यहाँ पे आज की जो क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। ठीक है। इन्फोर्समेंट जिसको हम लोग ईडी बोलते हैं, ईडी आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में बहुत बार निकलता रहता है ईडी ईडी। तो मेन काम क्या होता है, ईडी क्या होता है बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल आपको ध्यान रखना है, इसका मेन काम क्या होता है, जो हमारा फेमा और पीएमएलए जिसको हम लोग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बोलते हैं, इनको इन्फोर्स करना। ठीक है, मतलब इन दो एक्ट को, ये जो दो एक्ट हैं, इनको इन्फोर्स करने का काम होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो you can mention that it is an organization which is specifically designed for enforcing the laws which are related to economic which are economic law related to economic law, for example FEMA and PLMA। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और साथ ही साथ आप बोल सकते हो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये आप ध्यान रखो कि फेमा जो आपका 1999 का एक्ट है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2002 का है, इस दोनों को इन्फोर्स करना ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मेन काम। ठीक है, इन्फोर्समेंट से आपको समझ में आ रहा होगा, इन्फोर्स प्रबंध, ये बेसिकली प्रवर्तन निर्देशालय हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या, इन्फोर्स करना। इन्फोर्स किसको करेगा, लॉ को, जो ऑलरेडी बने हुए लॉस हैं उनको इन्फोर्स करेगा। तो इस तरह से आप इजीली याद कर सकते हो। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBSCIO के ईयर 3 के बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपको मॉक क्वेश्चन, नोट्स एंड PDFs और साथ ही साथ इंटरव्यू से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिल जाती है। इंटरव्यू से रिलेटेड आपको करंट और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। डेली मॉक क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ आपका जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो भी आपको इस बैच के अंतर्गत मिलेगा। और 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाएंगी। आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाता है, आप 24/7 कभी भी डाउट पूछ सकते हो। और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, वो भी आप रिवीजन कर सकते हैं, राइट? इसके साथ ही साथ गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है और लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, इस वजह से इस बैच को आप जरूर एनरोल कर लीजिए। राइट फ्रेंड्स, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है SG10। ठीक है, जो आप यूज़ करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो डायरेक्टरेट है ये किसके कंट्रोल में आता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है। आपसे डिपार्टमेंट पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो आपको ध्यान रखना है ईडी किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। जितनी भी आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंसीज हैं, ज़्यादातर हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, जैसे IB का है, रॉ का है, ये सब न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, NIA का न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रख सकते हो, आसानी से इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो मेन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज आप ध्यान रखेंगे। इसका मेन काम क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्स फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज और फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। मेन काम आपसे पूछा जाए कि आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मुख्य काम क्या होता है, तो इकोनॉमिक लॉस को और इकोनॉमिक क्राइम जो है उनको खत्म करना ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मेन काम है। ठीक है, अभी आपसे पूछा है ओरिजिन कब हुआ, शुरुआत कब हुई, तो 1956 में, 1 मई 1956 में ये डेवलप हुआ था। उस वक्त इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से इसको जो है डेवलप किया गया था। ठीक है, आप ध्यान से समझते चलिए, आपको कुछ यहाँ पे रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। देखो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है, सिंपल। अभी देखो हम लोग इसको हटा देते हैं। आपसे पूछा जाए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये क्राइम से रिलेटेड है, इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड है। ठीक है, इन्फोर्समेंट ईडी जो है वो किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड है। आप सिंपली याद रखोगे इकोनॉमिक क्राइम्स। ठीक है, अब इसके अंतर्गत इकोनॉमिक क्राइम्स कैसे होगा, इन्फोर्समेंट, ये इन्फोर्समेंट से याद रखोगे, इन्फोर्समेंट से कि ये जो बने हुए लॉज है इकोनॉमिक, यानी पहले से ही मनी से रिलेटेड जो लॉज बने वो उनको इन्फोर्स करेगा। उसमें कौन कौन सा आता है, फेमा आता है, फेमा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आता है, PMLA आता है। मेन यहाँ पे सिंपल इस तरह से माइंड मैप बना के चलोगे ना, तो आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, जस्ट माइंड मैप बना के चलिए। ईडी का मेन काम क्या है, इन्फोर्समेंट से आप ध्यान रखो, इन्फोर्स करना। किसको इन्फोर्स करेगा, जो ऑलरेडी लॉ बने हुए हैं, और ये किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड है। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइम, इकोनॉमिक से रिलेटेड कौन से लॉज हैं, आपका फेमा और PMLA है।
इनको इन्फोर्स करने का काम किसका है, ईडी का है। राइट, समझ में आ रहा है सभी को। चलो, अब डेट थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है कि 1956 में जो है ये इसकी शुरुआत हुई थी। उस वक्त इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था। बाद में 1957 में इसका नाम जो है चेंज किया गया। ठीक है, इस यूनिट को चेंज कर दिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। जो अभी का नाम है वो कब कब आया, 1957 में आया। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है? से या सुनो, यहाँ तक सभी लोग एक बार से या सुनो। सभी लोग इतनी बात क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? से या सुनो, यहाँ तक अगर प्रॉब्लम है या नहीं है, या समझ में आ गया नहीं आया, जो भी है जल्दी से बताइए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई इशू, एनी काइंड ऑफ इशू नहीं है? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो, वेरी गुड। अब देखो, ये जो पहले इसका डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स था। फिर बाद में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू चेंज किया गया 1960 में। इसका डिपार्टमेंट जो है वो 1960 में चेंज किया। पहले ये किसके अंतर्गत आता था, इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत आता था। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सिंपल आप याद रख सकते हो। यहाँ पर देखो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट से आप ध्यान रखोगे आपका फेमा। ठीक है, फेमा और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब फेमा और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या आ रहा है, ये किससे संबंधित है, रेवेन्यू से संबंधित है। सरकार का रेवेन्यू तो चोरी कर रहा है। फेमा में क्या होता है, हवाला ट्रांजैक्शन होते हैं, सरकार का रेवेन्यू कम होता है, अनऑफिशियल तरीके से यहाँ पे पैसे का लेन देन किया जाता है, तो सरकार का रेवेन्यू कम हो जाता है। तो सरकार का रेवेन्यू जब कम हो जाएगा, मतलब कौन से डिपार्टमेंट को नुकसान होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को नुकसान होगा। और रेवेन्यू से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट कौन सा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और मिनिस्ट्री कौन सी होगी, फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री। समझ में आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। याद हो रहा है सभी को, क्लियर हो रही चीजें, सब लिंक करते चले जाइए इसको आपस में, माइंड मैप बनाते चले जाएंगे, आसानी से याद हो जाएगा, रटना कुछ नहीं पड़ेगा, सिंपली सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। अब देखो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते, थोड़ा सा एडवांस बढ़ते जाएंगे, आपको चीजें रटती चली जाएंगी। अब देखो, इसका मेन काम क्या होता है, रेगुलेशन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। द डायरेक्टेड इन्फोर्स रेगुलेशन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है। अब देखो, ये फेरा था, इसको पहले फेरा नाम से जाना जाता था, 1973 का एक्ट था। इसको रीनेम कर दिया गया फेमा में। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, जो चीज़ अभी हमने पढ़ी अभी बस वही है। अच्छा, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं अंकित, चलो मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, फेरा जो है, आप ध्यान रखेंगे, जो फेरा है फॉरेन, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट था फेरा। फेरा को रिप्लेस किया गया, ये 1973 का एक्ट है, इसको रिप्लेस किया गया फेमा से। फेमा से रिप्लेस कर दिया गया, कब किया गया, 1999 में किया गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे, फेरा और फेमा ऐसे करके आ सकते हो। फेरा किससे, किसका जो है रूप है, ये फेमा का ही एक रूप है। मतलब पहले कौन आया, फेरा आया, उसके बाद फिर फेमा बन गया। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं, जस्ट ये आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा देखो, हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट हु इज IARS। अब ये ध्यान रखिए, इसमें पूछा जाता है आपसे कि इसका इनका जो डायरेक्टर होते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर होंगे वो कौन होते हैं, तो IRS ऑफिसर होते हैं। जैसे IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर, ऐसे ही IRS होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अंतर्गत इसको ये आता है। तो IRS ऑफिसर होते हैं करेंटली संजय कुमार मिश्रा हैं। ठीक है, संजय जी हैं, संजय कुमार मिश्रा, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। राइट, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको भी याद रखते हो, ये पॉइंट थोड़ा याद रखने वाला है ना। ठीक है, नाम और डेट ये आपको जस्ट याद रखनी है। बाकी कॉन्सेप्ट अगर आप एक माइंड मैप बना के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हेडक्वार्टर हम लोगों ने देख ही लिया कि जितने भी मोस्टली जो एजेंसीज हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, वो न्यू दिल्ली में ही होगा। ठीक है, जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है मोस्टली का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। राइट, इसके अलावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के 10 जो है जोनल ऑफिस होते हैं, मतलब 10 जोन्स होते हैं। ये जोन्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा 11 सब जोनल ऑफिस भी होते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली 10 जोनल ऑफिस के बारे में आपसे पूछा था, आपसे ये पूछा जाएगा कितने जोन ऑफिस होते हैं, जोनल ऑफिस कितने होते हैं, और उनको कौन हेड करता है। तो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं जो हेड करते हैं, जबकि सब जोनल ऑफिस को कौन हेड करेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखने वाला है। बाकी मेन पॉइंट आपको इस पे ध्यान रखना है कि जितने 10 जोनल ऑफिस होते हैं इसको हेड कौन करेगा, डिप्टी डायरेक्टर करते हैं। राइट, कौन कौन से ये भी देख लेते हैं, हालांकि आपको याद नहीं रखना है, ये जस्ट आप देख लो एक बार। हालांकि अगर आपसे कुछ के नाम पूछे तो आप बता सकते हो, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये तो आप सिंपली आ सकते हो। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ, कोचिन, अहमदाबाद, बैंगलोर और हैदराबाद। ठीक है, 10 है जोनल ऑफिस, और इसको हेड कौन करेगा, डिप्टी
यहाँ पे आप ध्यान रखना है डिप्टी डायरेक्टर करते हैं, राइट। अब देखो फंक्शन क्या क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होंगे ईडी के, तभी तो इसको डेवलप किया गया। तो ईडी का काम होता है इन्वेस्टिगेशन का, सस्पेक्टेड वायलेशन, ठीक है। सस्पेक्टेड वायलेशन कौन कौन से होते हैं? नॉन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, मतलब एक्सपोर्ट किया है लेकिन उसका पैसा नहीं आया है, ठीक है। एक्सपोर्ट किया लेकिन पैसा नहीं आया, तो उसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? डायरेक्टरेट ईडी करेगा यहाँ पे। हवाला ट्रांजेक्शन्स, हवाला ट्रांजैक्शन में क्या होता है? ये ब्लैक मनी के लिए पैसे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हवाला ट्रांजैक्शन में अनऑफिशियल तरीके से पैसा ट्रांसफर किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो हवाला ट्रांजैक्शन जो होंगे उसको यहाँ पे, उसको बेसिकली ईडी के अंतर्गत वो बेसिकली इन्वेस्टिगेट हो गया। इसके अलावा परचेज ऑफ एसेट अब्रॉड, अब्रॉड में कोई एसेट आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो भी इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। पोजीशन ऑफ फॉरेन करेंसी इन ह्यूज अमाउंट, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, फॉरेन करेंसी है ह्यूज अमाउंट में, तो ईडी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, ठीक है, क्यों, क्या सोर्सेस हैं, वही सारी चीज़ें आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, जैसे फेमा है, फेमा के अंदर आपके फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन होंगे। फॉरेन एक्सचेंज मतलब आपने किस तरह से दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रांजेक्शन किए हैं लेकिन वो सही तरीके से आपने दिखाए नहीं है रिकॉर्ड्स में, तो उनको चेक करने के लिए, राइट। अंकुर कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, देखो नॉन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। रियलाइजेशन का यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ पर पैसे से है, ठीक है, पैसे से। रियलाइजेशन का मतलब पैसा नहीं मिला, नॉन रियलाइजेशन का मतलब आपको पैसा नहीं मिला, किसका? एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का। प्रोसीड्स मतलब जो आपको वहां से मिलना चाहिए। एक्सपोर्ट आपने कोई सामान किया, ठीक है, अब उसके बदले आपको कुछ फॉरेन करेंसी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, तो वो आपको नहीं मिली, तो आपने वो ट्रांजेक्शन दिखाया नहीं, तो वो कहीं ना कहीं क्या किया आपने? उसका गबन किया, ठीक है, तो वो हवाला ट्रांजेक्शन कहलाता है कि आपने ट्रांजेक्शन किया लेकिन उसको ऑफिशियली नहीं दिखाया, राइट। क्लियर है अंकुर? ठीक है। अब देखो अदर फॉर्म्स ऑफ वायलेशन अंडर फेमा के अंतर्गत, और जो अदर टाइप के वायलेशन है फॉरेन से रिलेटेड, वो यहाँ पे सिंपली जो है इसके अंतर्गत ईडी के अंदर आते हैं, राइट। तो ईडी का आपको समझ में आ रहा होगा फंक्शन क्या होता है, अलग अलग तरह के जो ट्रांजेक्शन है उनको इन्वेस्टिगेट करना, जो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम ईडी का होता है, राइट। इसके अलावा ये क्या कर सकता है? कलेक्ट, डेवलप, डिसेमिनेट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ फेमा, ठीक है, फेमा से रिलेटेड या फिर आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर सकता है, डेवलप कर सकता है। डिसेमिनेट मतलब दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज को दे सकता है या फिर उनसे ले सकता है, राइट। इसके अलावा ईडी रिसीव इंटेलिजेंस इनपुट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज, कंप्लेंट्स मतलब कंप्लेंट के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलेगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं या स्टेट गवर्नमेंट की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उसके थ्रू इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये भी यहाँ पे आप बता सकते हो। देखो इसके अलावा ईडी जो है, हाँ, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। हवाला में क्या होता है? जो पैसा आता है उसको ही मनी लॉन्ड्रिंग की तरह यूज किया जाता है। हम मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है कि आपका जो ब्लैक मनी है, ठीक है, आप उसको वाइट कर देते हो, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? आपका ब्लैक मनी वाइट आपने कर दिया अलग अलग सोर्सेस के थ्रू, वो भी मैं बताऊंगा, उसके लिए थ्री प्रोसेस होते हैं, राइट। लेकिन हवाला ट्रांजैक्शन क्या होता है? आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया, उसको बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दिखाया ही नहीं, तो वो हवाला ट्रांजैक्शन कहलाएगा, मतलब आपने रिकॉर्ड नहीं रखा उसका, राइट। अंकुर क्लियर हो गया डिफरेंस? हवाला ट्रांजैक्शन आपके रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन ही नहीं है, मतलब आपने रिकॉर्ड नहीं दिखाया, क्योंकि ब्लैक मनी के आपके पास मनी है लेकिन आपने उसको चेंज कर दिया, राइट। हाँ, ये एक मेथड है हवाला ट्रांजैक्शन का। क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी नाइस, होशियार हैं आप सभी। देखो ईडी के पास पावर कौन सी है? ये अटैच कर सकता है एसेट ऑफ कल्प्रिट एंड फाउंड गिल्टी द वायलेशन ऑफ फेमा, मतलब अगर फेमा से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन, कोई कल्प्रिट है तो उसकी एसेट को अटैच कर सकता है, मतलब रोक के रख सकता है। अटैचमेंट ऑफ द एसेट मींस प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, कन्वर्जन, इम्पोजिशन, मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय एन ऑर्डर इशूड अंडर चैप्टर 3 ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मतलब यहाँ पे अगर कोई कल्प्रिट है, कोई दोषी है, ठीक है, तो कोई दोषी है तो उसने जिस भी तरह से कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किया है, तो उस ट्रांजैक्शन के थ्रू जो भी उसके पास एसेट है उसको सीज करने का अधिकार ईडी के पास। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ले जाएगा उठा के जो भी उसके पास पैसा होगा, या फिर फॉरेन करेंसी होगी, या फिर कोई पर्टिकुलर एसेट होगी, राइट। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ फंक्शंस की बात कर लेते हैं, तो फंक्शन में भी यही सारी चीज़ें, टू अंडरटेक सर्च, सीजियर, अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन, एक्शन एंड सर्वे, ठीक है, मतलब सर्च भी किया, यहाँ पर ईडी क्या कर सकता है? सर्च कर सकता है, मतलब आपकी तलाशी ले सकता है। सीजियर मतलब कोई चीज़ है तो उसको सीज कर सकता है।
अरेस्ट भी कर सकता है, प्रोसिक्यूट मतलब आप पे मुकदमा भी चला सकता है, प्रोसिक्यूशन एक्शन भी लिए जा सकते हैं और सर्वे भी कर सकता है अगेंस्ट ऑफेंडर ऑफ पीएमएलए ऑफेंस, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कुछ भी अगर कुछ भी चीज़ें होती हैं तो सारी चीज़ें की जा सकती है जो नॉर्मल होती हैं, राइट। इसके अलावा टू प्रोवाइड एंड सीक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस टू फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक तरह से लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है दूसरी स्टेट एजेंसीज को, मतलब जो कॉन्फिस्केशन किया है, जो चीज़ों को जब्त किया है, उसके लिए प्रॉपर जो है जो यहाँ पे लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। देखो आरती जी, ये टॉपिक ऐसे पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। अब आपसे पूछा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये डेप्थ में चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी इंटर में, तो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द टॉपिक इन डेप्थ। समझ में आ रहा है, चीज़ें डेप्थ में पूछी जाएंगी तो आपको पता होना चाहिए, जब आपको पता ही नहीं होगा, ये तो ऐसे टॉपिक है जो आईबी में बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के, है ना, तो थोड़ा सा इनको समझना, अच्छे से समझने की कोशिश करें सभी लोग, राइट। अब देखो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैंडेड ओवर ट्रांसफर ऑफ एक्यूज पर्सन अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरों जो सीजियर किया है, जो भी पैसा सीज किया है, उसको उसका लीगल आपको दिखाना भी तो पड़ेगा लीगल तरीके से कि आपने क्या क्या सीज किया है, कहाँ से आपको चीज़ें मिली, तो इसका पूरा जो लीगल असिस्टेंस है वो भी प्रोवाइड करेगा, राइट। इसके अलावा टू सेटल केसेस वायलेशन ऑफ फेरा, ठीक है, एंड फेमा, एंड टू डिसाइड पेनल्टीज इम्पोज ऑन द कंक्लूजन सेटलमेंट प्रोसीडिंग, मतलब यहाँ पे डिसीजन कौन ले सकता है, ईडी ले सकता है कि अगर आपने फेरा या फेमा से रिलेटेड वायलेशन की है तो जो पेनल्टीज क्या होनी चाहिए वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपका इन्फोर्समेंट या फिर ईडी। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो।